तो BTTH के एक और मजेदार नोवेल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जियान का ग्रुप जड़ी बूटियों की तलाश में पहुंच गया था 1000 मेडिसिनल हाउस में, जहां पे फर्स्ट फ्लोर में उन्हें उनकी जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं। तभी वहीं का एक ओल्ड मैन उसे सेकंड फ्लोर पे जाने का सुझाव देता है। अब उस बुड्ढे ने सेकंड फ्लोर के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ कर रखी थी, जियान को तो ऐसा लग रहा था कि वहीं जाके जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वो सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वो इतना ज्यादा लग्जूरियस था नहीं जितना उन्होंने सोचा था। ये सेकंड फ्लोर काफी ज्यादा एंशिएंट वाइब्स दे रहा था। इसकी स्टाइल कुछ ऐसी थी जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। खैर, इससे ये तो कहा जा सकता है कि इस मेडिसिनल हाउस का ओनर काफी अलग टेस्ट रखता है। जियान अपने सामने कई क्रिस्टल काउंटर्स को भी देख सकता था और इन क्रिस्टल काउंटर्स के ऊपर रखे थे कुछ जेड बॉक्सेस, जिसमें से हमें हल्का सा ग्लो बाहर आते हुए दिखता है। इससे जियान को ये तो पता लग जाता है कि यहाँ पे चीजें इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे हम काफी ज्यादा तादाद में लोगों को भी देख सकते हैं। जब हम उनके कपड़ों को देखते हैं तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि इनमें से ज्यादातर लोग एल्केमिस्ट हैं। लेकिन जब उन लोगों की नजर जियान पे जाती है तो इस समय जियान ने कोई एल्केमिस्ट की रोब पहन नहीं रखी थी। इस वजह से हम उनकी नजर को वापस विड्रॉ होते हुए देखते हैं। अब खैर, अगर जियान अपनी स्किल को नहीं दिखाना चाहता तो ये लोग आकर उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेकिन यही केस हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समय ज्यादातर लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई थी। तभी हमारा ध्यान जाता है उस ओल्ड मैन पे, जिसे वो तीनों फॉलो करके ऊपर आए थे। वो ओल्ड मैन एक बाव करके बोलता है कि आप यहाँ पे तब तक चीजों को देखो, मैं यहाँ के अभी पर्सन इंचार्ज को लेके आता हूँ। ये सुन के जियान हाँ बोल देता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेके आगे चला जाता है। और अब ये लोग आ गए थे क्रिस्टल काउंटर के पास, जहाँ पे रखे हुए थे ग्रीन रॉक वुड, ब्लड गैंडोर्मा और कल्चर्ड मैरो रूट। अब ये इंग्रेडिएंट्स बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा कीमती थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे यूजुअली इन्हें कहीं भी रखा हुआ था। ये देख के इस मेडिसिनल हाउस की इज्जत जियान की नजरों में और ज्यादा बढ़ जाती है। वो कहता है लगता है हमारा यहाँ पे आना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया है। इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर के फेस पे भी एक अमेजमेंट वाला एक्सप्रेशन था। वो कहती है ये ब्लैक कॉर्नर रीजन सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वहीं पे हमारी जिया का तो सलाइवा ही वार आ रहा था। हम देखते उसे बड़े भयानक तरीके से उन इंग्रेडिएंट्स को घूरते हुए। जिया के इस रिएक्शन को देख के जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। अब जिया यहाँ और कोई तमाशा खड़ा ना करे, इस वजह से जियान जिया को खींच लेता है। वो उसके माथे पे फ्लिक करके बोलता है कि छोटी सी दादी माँ, जो तुमने इंग्रेडिएंट्स अभी खाए थे वो इनसे बिल्कुल भी लोअर क्लास के नहीं थे। इस वजह से कम यहाँ पे तो मेरी इज्जत का फालूंदा मत करो। वहीं पे हमारी जिया का भैया रेजेंटमेंट वाली नजरों से जियान को देख रही थी। वो कहती है जो भी सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने ढूंढा था उनकी तुम ऑलरेडी मेरे ऊपर डकैती डाल चुके हो, तो मैंने कौन सी जड़ी बूटियां खाई। अब खैर ये बात सही भी थी। जियान को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हम देखते उसे सूखी तरीके से खांसते हुए। वो कहता है वो सारे इंग्रेडिएंट्स तो मेरे पास सेफ रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तुम उन्हें डायरेक्ट खाती हो उनकी सारी मेडिसिन प्रॉपर्टीज वेस्ट हो जाती। अब इन दोनों की ये बात सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसकी ये स्माइल कई लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि अभी हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर ने चिंगसेन टाउन जैसी ड्रेस पहन रखी थी और ये सफेद कलर की ड्रेस उसे काफी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। लेकिन उन नमूनों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्यूट सी वुमन एक पल में डेथ गॉड का अवतार भी बन सकती है। जब जियान और जिया एक दूसरे से आर्गुमेंट में लगे हुए थे तभी हमें एक फीमेल आवाज सुनाई देती है। वो कहती है क्या वही मिस्टर हो जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के एक्सचेंज के लिए आए हैं। ये सुन के जब हमारा ठरकी जियान उस औरत की तरफ देखता है तो हम उसकी आंखों को ग्लो होते हुए देखते हैं, क्योंकि ये सामने वाली औरत काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और इसने एक रेड कलर की रोब को पहन रखा था। यार बेसिकली औरत काफी ज्यादा मेच्योर लग रही थी। तभी जियान की नजर जाती है एक ओल्ड मैन पे, जिसके हेयर पूरी तरीके से व्हाइट थे और इस समय वो अपनी दोनों आंखों को बंद करके एक फेक स्लीप की पोजीशन में था। अब खैर हमारी जियान का स्पिरिचुअल परसेप्शन तो ऑलरेडी लेवल 6 के एल्केमिस्ट से आगे जा चुका है। इस वजह से वो समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन भी एक एल्केमिस्ट है और वो भी कोई नॉर्मल एल्केमिस्ट नहीं बल्कि काफी ज्यादा हाई लेवल का एल्केमिस्ट। और जहाँ तक जियान का अंदाजा था ये ओल्ड मैन फार्मा से बिल्कुल भी कम ग्रेड का नहीं था। जियान कहता है सच में ब्लैक कॉर्नर रीजन काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो एक्सपर्ट जामा एम्पायर और चुएन एम्पायर में मिलते भी नहीं है वैसे लोग तो यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि एक मेडिसिनल हाउस इतने ज्यादा हाई लेवल के एल्केमिस्ट को पोजेस करता है तो वो काफी ज्यादा बड़ी बात है। यहाँ पे जियान ये भी समझ गया था कि मेडिसिनल हाउस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इतने हाई ग्रेड के एल्केमिस्ट को रिक्रूट करना ये तो काफी ज्यादा कॉस्टली चीज है। तभी जियान के परसेप्शन को वो ओल्ड मैन भी सेंस कर लेता है। हम देखते हैं उसकी दोनों आंखों को ओपन होते हुए जो कि जियान की तरफ देख रही थी। लेकिन जब वो जियान की स्पिरिचुअल ऑरे पे थोड़ा सा ध्यान से देखता है तो उसे अचानक से एक हॉट सेंसेशन फील होती है और इस बात से वो काफी ज्यादा सरप्राइज फील कर रहा था। उस ओल्ड मैन का ऐसा रिएक्शन देख के वो औरत पूछती है कि क्या हुआ ओल्डियान। ये आवाज सुन के वो वापस अपनी होश में आता है। हम देखते हैं उसे अपना सिर हिलाते हुए। अब भले ही इस ओल्ड मैन ने यहाँ पे कुछ बोला नहीं हो, लेकिन वो औरत भी काफी ज्यादा चालाक थी और अब उसकी निगाहें जियान की तरफ काफी ज्यादा डीप हो गई थी। अब खैर ये वुमन यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस भी थी, तो जब ये अपीयर होती है सब लोगों की नजरें इसके ऊपर चली जाती हैं। लेकिन उसके एटिकेट्स में कोई भी कोई गलती नहीं निकाल सकता था। वो जियान से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि चीशेन इस मेडिसिनल हाउस की ओनर है, लेकिन तुम मुझे ओनर याओ भी बोल सकते हो, पर उससे पहले क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। अब खैर चीशेन का यहाँ पे मतलब होता है जब भी कोई औरत अपने आप को एड्रेस करती है और शायद इसे लोगों के बीच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। ये सुन के जियान कहता है कि ओनर याओ आप मुझे जियान बोल सकती हो। अब भले जियान एक स्माइल के साथ यहाँ पे बोल रहा हो, लेकिन वो उसका क्वेश्चन काफी ज्यादा हाई लेवल पे चला गया था, क्योंकि ये औरत एक तरीके की इंचेंट्रेस थी। अगर किसी की मेंटल कंडीशन अच्छे लेवल पे स्ट्रांग नहीं हुई तो वो इसके चक्कर में आसानी से फंस सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जब प्राइस का डिस्कशन होगा तो चीजें काफी
ज्यादा डामाडोल हो जाएंगी। जियान सोचता है लगता है ये वुमन अपनी आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस पे रिलाई कर रही है और शायद तभी ये 1000 मेडिसिन हाउस की ओनर बन पाई है। वहीं पे जब वो औरत जियान के शांत एटीट्यूड को विटनेस करती है तो हम उसकी आंखों में हल्के से सरप्राइज को देख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी उसकी एन्चेंटिंग स्किल से बिल्कुल बच नहीं पाए थे। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात थी कि इतना ज्यादा यंग लड़का उसकी स्किल से बच सकता है। वो सोचती है ये लड़का बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। खैर ये सब उसके फेस पे बस 1-2 सेकंड के लिए नजर आया था। उसके बाद ओनर याओ एक स्माइल के साथ कहती है कि जिन 3 जड़ी बूटियों के बारे में आपने पूछा था वो हमारे 2nd फ्लोर पे टॉप आइटम्स में से कंसिडर करे जा सकते हैं, और मुझे लगता है अभी तक मिस्टर को हमारे यहाँ के रूल्स के बारे में पता चल गया होगा। ये सुन के जियान एक लंबी सांस लेने के बाद कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आपको कौन सी पिल की जरूरत पड़ेगी। इसका रिप्लाई वो एक स्माइल के साथ करती है। वो कहती है तुम्हें इतनी ज्यादा हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे एल्केमिस्ट इन इंग्रेडिएंट्स के लिए आए हैं, क्योंकि इन जड़ी बूटियों को नॉर्मली ढूंढना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और हमारे 1000 मेडिसिनल हाउस को इन्हें पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ी। इस वजह से जब भी हम इंग्रेडिएंट्स को सेल करते हैं तो इनके लिए यहाँ पे कई सारे एल्केमिस्ट आते हैं, और कोइंसिडेंटली आज हमारे 1000 मेडिसिनल हाउस का वही दिन है। ये सुन के जियान और ज्यादा परेशानी में फंस गया था। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे और भी सारे एल्केमिस्ट से फाइट करनी पड़ेगी, मतलब कि कंपटीशन। इसका आंसर करते हुए वो औरत कहती है कि इसे एक ऑक्शन की तरह कंसिडर किया जा सकता है, जहाँ पे जो इंसान सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस पे करेगा उसे जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। बस सिचुएशन ये है कि यहाँ पे गोल्ड कॉइंस को यूज नहीं किया जा सकता। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की पिल को कौन रिफाइन कर सकता है, और खैर ये भी नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज को इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी तब ये कंपटीशन हेल्ड किया जाता है, वरना जनरली लोग इस कंपटीशन से विड्रॉ कर लेते हैं। वो उस ओल्ड मैन की तरफ देख के कहती है कि चलो ओल्डियन इस पिल गैदरिंग को शुरू किया जाए। ये सुन के वो ओल्ड मैन सामने की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं उसे अपने हाथ से एक ब्रॉन्ज बेल को बजाते हुए, जहाँ से हमें क्लियर रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। वो कहता है कि मेडिसिन को लाया जाए, और उसके ये कहने के बाद ही हम करीब 10 फीमेल सर्वेंट्स को देख सकते हैं, जिनके हाथों में कई सिल्वर प्लेट्स थी, और उन प्लेट्स के ऊपर थे कई जेड बॉक्सेस जो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से रखे गए थे। हम उन सर्वेंट्स को उन प्लेट्स को नीचे रखते हुए देखते हैं, और जब वो उन जेड बॉक्सेस को खोलती है तो इस 2nd फ्लोर पे काफी ज्यादा रिच मेडिसिनल फ्रेग्रेंस फैल चुकी थी, और जब इस फ्रेग्रेंस को सारे के सारे एल्केमिस्ट स्मेल करते हैं तो हम उनके फेस पे एक जॉय को फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस ओनर याओ पे, जो कि अब स्टेज पे आ चुकी थी। वो कहती है कि एवरीवन, हमारे 1000 मेडिसिनल हाउस ने इन इंग्रेडिएंट्स के लिए काफी ज्यादा हाई प्राइस को पे किया है, और इन जड़ी बूटियों की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी भी है। इस वजह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो। एल्केमिस्ट की ये बात सुन के सारे एल्केमिस्ट चिकन की तरह अपना सिर हिलाने लगते हैं। अब खैर जो 2nd फ्लोर पे आ सकते थे उनका रिच होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे। ये देख के ओनर याओ खुश हो जाती है। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो इस एक्सचेंज को शुरू किया जाए, और यहाँ पे हमारे सारे पुराने रूल्स लागू होंगे। वो कहती है सबसे पहले उसे ऑक्शन किया जाएगा जिसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा लोएस्ट होगी, वहीं पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी के इंग्रेडिएंट को सबसे लास्ट में ऑक्शन किया जाएगा। और जब ये प्रोसेस शुरू होने वाली थी तभी एक तेजी से आवाज आती है, जो कि एक आदमी की थी। वो कहता है क्या बात है ओनर याओ, आप ये इतनी जल्दी स्टार्ट क्यों कर रही हो? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इन चीजों को खरीद नहीं पाऊंगा? ये आवाज सुन के पूरा का पूरा मेडिसिनल हॉल एकदम साइलेंट पड़ गया था। कई लोगों की नजरें इस आवाज की तरफ चली जाती हैं। हम इस वक्त काफी ज्यादा हैवी फुटस्टेप के साउंड को सुन सकते थे, और तभी हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन जो कि एक येलो कलर की रोब को पहने हुए था, और उसका चेहरा एकदम लाल हो रखा था। और जब इस ओल्ड मैन को जियान देखता है तो हम देखते हैं उसकी आंखों को थोड़ा सा नैरो होते हुए, क्योंकि ये ओल्ड मैन एक एल्केमिस्ट था और इसका लेवल ऑलरेडी फार्मा को क्रॉस कर चुका होगा। जियान कहता है सच में ये जगह ब्लैक कॉर्नर रीजन में कहलाने के लायक भी है, क्योंकि और जगहों पर सिर्फ एक दिन में ऐसे 2 एल्केमिस्ट को देखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस रेड फेस्ड एल्डर को देख के कई लोगों के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे, और खासकर बात करें उन लोगों की जिनकी एबिलिटीज थोड़ी सी अच्छी थी, उनके फेस एक्सप्रेशन को हम थोड़े से अननेचुरल होते हुए देखते हैं। इस ओल्ड मैन को देख के ओनर याओ भी थोड़ी सी सरप्राइज फील कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं तुरंत ही उसके फेस पे एक स्माइल भी आ जाती है। वो स्टेज से नीचे आती हुई कहती है कि ओल्ड की आप यहाँ पे आए, इस वजह से मैं काफी ज्यादा ऑनर्ड फील कर रही हूँ। बस बात यहाँ पे ये थी कि अपनी इस ब्लैक एम्बर सिटी में एक बड़ा सा ऑक्शन हेल्ड किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा था कि आपको यहाँ पे आने का टाइम नहीं मिलेगा। ओनर याओ की ये बात सुन के वो ओल्ड मैन तेजी से हंसने लगता है। इस ओल्ड मैन की आवाज काफी ज्यादा क्लियर थी, पर इसकी आवाज को सुन के कई लोग अपनी आईब्राउज को नेट कर लेते हैं, लेकिन इस ओल्ड मैन की पोजीशन की वजह से कोई भी इससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। वो ओल्ड मैन कहता है कि ओनर याओ आप क्या बात कर रही हो? आपके 1000 मेडिसिनल हाउस के सारे इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और खासकर ये पिल एक्सचेंज गैदरिंग रोज रोज तो कंडक्ट करी नहीं जाती। इस वजह से भले ही मैं चाहे कितना भी बिजी रहूं, लेकिन यहाँ पे आना मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये सुन के ओनर याओ भी अपने दोनों हाथ कब कर लेती है। वो कहती है कि चीशैन को काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि आप यहाँ पे आए हो। खैर अच्छी बात तो ये है कि ये पिल गैदरिंग अभी शुरू नहीं हुई। वो एक चेयर की तरफ पॉइंट करके कहती है कि आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाइए। ये सुन के वो रेड फेस टेलर एकदम तेजी से हंसते हुए आगे जाने लगता है, जिसके बाद वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट पे जाके बैठ जाता है। हम देखते हैं उसे चारों तरफ काफी ज्यादा ध्यान से देखते हुए, जहाँ पे उसकी नजरें जियान के ऊपर थोड़ी सी ठहरती हैं। खैर थोड़ी देर बाद वो अपनी नजर को और कहीं घुमा लेता है। इस रेड फेस टेलर को बैठते हुए देख ओनर याओ भी एक लंबी सी सांस लेती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा गालियां दे रही थी, क्योंकि जब भी ये बुड्ढा यहाँ पे आता है ये अपने ब्लैक एम्बर सिटी के बैकग्राउंड को यूज करके लोगों को डराता धमकाता है, जिससे इसके खिलाफ कोई भी बिड न कर
कर सके। अब खैर ये रेड फेस एल्डर का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ये ब्लैक एम्पर सेक्ट का सबसे ज्यादा टॉप एल्केमिस्ट था और रूमर तो ऐसा भी है कि लेवल 6 पे पहुंच चुका है। इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि इस ब्लैक एम्पर सिटी में इस एल्केमी स्किल सबसे ज्यादा अच्छी है और खासकर ब्लैक एम्पर सेक्ट की वजह से ये इंसान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर बन चुका था। इस वजह से कोई नॉर्मल इंसान वैसे भी इसके अगेंस्ट बिड नहीं करता था और ये बात 1000 मेडिसिनल हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज अगर मैक्सिमम बिड नहीं करती हैं तो इन्हें भी प्रॉफिट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। अब यहाँ पे ऑनर याओ काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड तो फील कर ही रही थी, पर इस रेड फेस एल्डर के इन्फ्लुएंस की वजह से वो कुछ भी नहीं कहती हैं। इस समय हम ऑनर याओ के हाथों को क्लेंच होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा मेहनत से इकट्ठे करे गए थे और इस वजह से इनकी प्राइस भी काफी ज्यादा हाई थी। वो कहती है इस बुड्ढे की आई साइट काफी ज्यादा शार्प है, आई वंडर आज ये कौन सी जड़ी बूटियां यहाँ से ले जाने वाला है। खैर वो यहाँ पे बस अपना सिर हिला ही सकती थी। वो अपने इमोशंस को सप्रेस करके वापस से उस स्टेज पर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो एक स्माइल के साथ स्पेल गैदरिंग को स्टार्ट कर देती है। इस समय जियान का ग्रुप पीछे की तरफ बैठा हुआ था, क्योंकि जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे अपेयर हुए थे उनमें जियान का कोई इंटरेस्ट था नहीं। बस इस समय जियान का फोकस उस रेड फेस्ड एल्डर पे था, क्योंकि जिस तरीके का एक्सप्रेशन आसपास के एल्केमिस्ट दे रहे थे जियान समझ गया था कि इस ब्लैक एम्बर सिटी में इसकी काफी ज्यादा जान पहचान है। लेकिन बस इशू यहाँ पे ये था कि ये बंदा बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं था, पर खैर इसके खिलाफ लोग अपनी वॉइस को रेस कर भी नहीं सकते थे। जियान अपनी परसेप्शन का यूज करके ये तो पता लगा लेता है कि इसका लेवल फार्मा से थोड़ा सा ऊपर है, पर अगर इससे गुहे से कंपेयर किया जाए तो ये थोड़ा सा वीक निकलेगा। पर फिर भी ओल्ड मैन यहाँ पे एक ऐसा ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट है जिसे ब्लैक कॉर्नर रीजन में लोग अपनी तरफ रिक्रूट करने के लिए लड़ाई शुरू कर देंगे। और जब तक जियान के दिमाग में ये सब विचार आ रहे थे तब तक ये पिल गैदरिंग शुरू हो चुकी थी। इस समय सारे एल्केमिस्ट की नजरें उन इंग्रेडिएंट्स पे टिकी हुई थी और जब भी उन्हें कोई भी चीज इंटरेस्टिंग लगती हम कई लोगों को आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। और किसी भी जड़ी बूटी को खरीदने के लिए उन्हें एक पिल का यूज करना होगा जिसकी वैल्यू उस जड़ी बूटी से सिमिलर हो। जब जियान इस पिल एक्सचेंज गैदरिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे यहाँ से कुछ समझ में आता है। जियान ये डिस्कवर करता है कि अगर किसी को कोई हाई लेवल की जड़ी बूटी चाहिए तो उसके लिए एल्केमिस्ट को उसके हाफ वैल्यू की पिल को एक्सचेंज करना होगा। जैसे कि अगर किसी इंग्रेडिएंट से लेवल 4 की पिल को रिफाइन किया जा सके तो इस जड़ी बूटी के एक्सचेंज में उसे लेवल 3 की पिल को देना पड़ेगा। पर आकर किस तरीके की लेवल 3 की पिल चाहिए ये तो 1000 मेडिसिनल हाउस डिसाइड करता था। और अगर इंसान ने इस पिल को ऑलरेडी रिफाइन करके रखा हुआ है तो वो तुरंत ही एक्सचेंज कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके लिए रॉक प्लेटफॉर्म्स तैयार कर दिए गए थे जहाँ पे हम काफी ज्यादा भारी भरकम कल्डरन्स को रखे हुए देख सकते हैं। ये क्लियरली रिफाइनमेंट के लिए यूज करे जाएंगे। अब इन जड़ी बूटियों के पहले बैच में जियान को कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर कई लेवल 3 और लेवल 4 के एल्केमिस्ट इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इस वजह से रूल्स के मुताबिक वो एक्सचेंज करना शुरू कर देते हैं। जिनके पास ऑलरेडी रेडीमेड पिल नहीं थी हम उन्हें ऑन द स्पॉट रिफाइनमेंट करते हुए देख सकते हैं। और इस वजह से अब इस हॉल का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा था। इस वजह से जो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे उनका ध्यान इस रिफाइनमेंट की तरफ चला जाता है। अब क्योंकि जियान का ग्रुप भी यहाँ पे थोड़ा सा बोर हो रहा था तो वो भी रिफाइनमेंट को देखना शुरू कर देते हैं। पर जियान इन्हें देख के तो और ज्यादा बोर हो गया था, क्योंकि इनके मेथड काफी ज्यादा सिंपल और क्रूड थे और जियान इनसे बिल्कुल भी कुछ सीख नहीं सकता था। अब खैर कुछ ऐसा ही हाल उस रेड फेस्ड एल्डर का भी था। हम इस समय इसके फेस पे काफी ज्यादा इम्पेशंस को देख सकते हैं। उसका एक्सप्रेशन तो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो नेक्स्ट ही मोमेंट में हाई लेवल के इंग्रेडिएंट्स को लेकर यहाँ से चला जाएगा। अब खैर स्लो प्रोसेस से सारे लो लेवल के इंग्रेडिएंट्स चले गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं मिडिल लेवल के इंग्रेडिएंट्स को अपीयर होते हुए। अब खैर इनकी क्वालिटी पिछली वाली जड़ी बूटियों से अच्छी थी तो कुछ बैठे हुए एल्केमिस्ट इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। हम कई लोगों को यहाँ पे नेगोशिएट करते हुए देख सकते थे और इसी तरीके से ऐसे इंग्रेडिएंट्स के 1-2 बैच और चले जाते हैं। इनमें से कुछ जेड बॉक्सेस में तो ऐसी फ्रेग्रेंस आ रही थी जिसे स्मेल करके उस रेड फेस्ड एल्डर की आंखों में एक चमक आ गई थी। लेकिन खैर यहाँ पे वो कोई एक्शन लेता नहीं है और इस सिचुएशन से तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर करके आया है। अब जैसे जैसे और भी ज्यादा जड़ी बूटियां जाती जाती हैं हम सेकंड हॉल में लोगों की संख्या को भी कम होते हुए देख सकते हैं। और अब यहाँ पे काफी ज्यादा कम लोग बचे हुए थे, जिसमें से ऑफ कोर्स जियान और वो रेड फेस्ड एल्डर इंक्लूडेड थे। पर जब वो एल्डर जियान के ग्रुप को यहाँ पे बैठा हुआ देखता है तो हम उसके फेस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सीरियस होते हुए देखते हैं। अब खैर इस गेज को जियान ने भी फील कर लिया था, इस वजह से जियान भी उस एल्डर की तरफ एक बार देखने लगता है। पर एक सेकंड बाद जियान अपनी नजर को और कहीं घुमा लेता है जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ना हो। पर जियान की इस नजर को देख के वो रेड फेस्ड एल्डर थोड़ा सा सरप्राइज फील कर रहा था, क्योंकि जब जियान ने उसकी तरफ देखा था तो वो जियान की आंखों में कोई भी डर को बिल्कुल नहीं फील कर पाया था। और इस वजह से सरप्राइज के साथ उसके दिल में थोड़ी सी फ्यूरी भी आ रही थी, क्योंकि ये इग्नोर होने वाली फीलिंग तो उसने काफी टाइम बाद फील करी थी। और उसका सिंपली रीजन ये था कि इस ब्लैक एम्पर सिटी में कोई ऐसा इंसान बचा नहीं था। अब यहाँ पे कई एल्केमिस्ट ऐसे भी थे जो उन जड़ी बूटियों के एक्सचेंज के बाद भी यहाँ से नहीं जाते हैं और उनकी नजरें टिकी हुई थी अब जियान और उस रेड फेस्ड एल्डर की तरफ, क्योंकि स्पिल गैदरिंग के लास्ट पार्ट में मामला काफी ज्यादा गर्म होने वाला था। अब बस थोड़े से बचे हुए जेड बॉक्सेस को देख के ओनर याओ के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। हम देखते हैं उससे क्लैप करते हुए, जिससे कुछ फीमेल सर्वेंट्स आके उन्हें ले जाती हैं और 5 नए बॉक्सेस यहाँ पे आके रख दिए गए थे। वो एक स्माइल के साथ कहती हैं कि ये 5 बॉक्सेस हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आइटम्स हैं और इन्हें पाने के लिए हमारे मेडिसिनल हाउस ने काफी ज्यादा बड़ी प्राइस को पे किया है। और जब वो 5 जेड बॉक्सेस अपीयर होते हैं
हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस को फैलते हुए। इसे स्मेल करके कई एल्केमिस्ट के फेस पे एक सरप्राइज फ्लैश होता है। तभी हमारा ध्यान जाता है ओनर याओ पे, जिसकी नजरें जियान के ऊपर टिक गई थी। वो एक स्माइल के साथ कहती है कि मुझे पता है आप में से कई लोग इनमें इंटरेस्टेड हो गए, तो फिर इनकी बिडिंग स्टार्ट करी जाए। पर हमारा जियान तो इनमें से 3 जेड बॉक्सेस की तरफ देखे जा रहा था, क्योंकि ये तीनों जेड बॉक्सेस ही उसकी इस ट्रिप के टारगेट थे। क्योंकि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स थे हेवन सोल ब्लडबोन पिल के लिए, जो कि क्वीन मेडुसा और उसके बेबी के लिए रिफाइन करी जानी थी। अब क्योंकि समय आ गया था तो जियान एक लंबी सांस लेने के बाद खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं जियान को उस रॉक प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए। उसके इन एक्शंस ने कई एल्केमिस्ट का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। अब क्योंकि इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई थी और अगर इनसे कोई एक्सचेंज करना चाहता है तो उसे कम से कम लेवल 4 या 5 की पिल को निकालना होगा। लोगों के दिमाग में ये ख्याल था कि ये बंदा तो काफी ज्यादा यंग लग रहा है, क्या इसके पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की पिल होगी। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जो कि उस रॉक प्लेटफॉर्म के सामने आ चुका था। वो उन 3 जेड बॉक्सेस की तरफ पॉइंट करके कहता है कि ओनर याओ, आप मुझे बताइए कि आपको किस लेवल की और कैसी पिल्स चाहिए जिन्हें मैं इन जड़ी बूटियों के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ। जियान की ये बात सुन के ओनर याओ के फेस पे एक स्माइल आ गई थी, लेकिन जब वो बोलने वाली होती तभी उसका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है, क्योंकि जियान के सामने एक बड़ा सा हाथ उस जेड बॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कि एक जेड बॉक्स को पकड़ लेता है और हमें सुनाई देती है एक लाउड आवाज कि ये जेड बोन फ्रूट तो मुझे चाहिए। अब खैर तुम तो महाज्ञानी हो तो समझ ही गए होगे किसका हाथ होगा और आगे जियान इस मामले को कैसे सॉल्व करने वाला है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। साथ में भले ही अभी यहाँ पे कोई फाइटिंग नहीं हो रही हो, लेकिन ये एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आपको भी काफी ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। अब खैर ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना, जिससे इन फ्यूचर में आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट ला सकूं। और साथ में अगर तुम यहाँ पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा भाई एनिमे से रिलेटेड काफी शानदार कंटेंट को लेके आता रहता है। खैर लाइक वाइक की तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने इससे पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप इसे लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होगा आपको ये राइट साइड में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखो, स्टे हेल्दी एंड टाटा बाय बाय।